सो हेलो क्लास 10 डेट शीट आ गई है और तैयारियां जो है अब वो शुरू करने का समय आ चुका है। ठीक है, अब बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं क्या है रुकना नहीं है। यहाँ से जो कहते हैं ना कि अब आपका समय शुरू हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी केवल 3 महीने बचे हुए हैं। सो इन 3 महीनों में सबसे पहले सिलेबस का रिवीजन और फास्ट ट्रैक में उसको डालो। अब जल्दी जल्दी, समय बिल्कुल खत्म है। 17 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं, वो अभी से शुरू कर देते हैं। क्लियर। चलो, तो आज की वीडियो में जो है हम कहीं ना कहीं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो इंट्रोडक्शन रहेगा ना, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेसिक रहने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए जल्दी से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आ जाओ फटाफट। सो देखो, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। ओके फाइन गुड। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। देखिए यहाँ पर हमने दो कंट्रीज का रेफरेंस लिया था, बेल्जियम और श्रीलंका का। सबसे पहले पावर शेयरिंग बेल्जियम में किस तरीके से थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, बेल्जियम जो है सबसे पहले एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ओके, वहां पर जो डच स्पीकिंग थे वो 59% थे और फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो 40% थे। रिमेनिंग 1% कौन कौन था? जर्मन। ठीक है, जबकि ये तो पूरी कंट्री की बात है, जबकि हम कैपिटल ब्रुसेल में देखें तो 80% लोग जो थे वो फ्रेंच भाषा को बोलते थे और बाकी लोग किसको बोलते थे? डच भाषा को बोलते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैपिटल में जो है वहां पर मेजोरिटी किसकी ज्यादा थी? फ्रेंच की ज्यादा थी। ठीक है, और बाकी जगहों पर देखा जाए तो मेजोरिटी किसकी ज्यादा थी? डच वालों की ज्यादा थी। अब इन्होंने क्या किया कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने अपने यहाँ कुछ चेंजेस करने शुरू किए। उससे पहले एक पॉइंट ये है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली वेल टू डू इन कंपैरिजन टू द डच स्पीकिंग मेजोरिटी। अगर डच स्पीकिंग मेजोरिटी के साथ हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थी वो ज्यादा एजुकेटेड थी और ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी थी। क्लियर। फॉर एकोमोडेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, बेल्जियम एडॉप्टेड अ यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। और इस चीज से बचने के लिए कि कहीं ना कहीं ये दोनों मेजोरिटी और माइनॉरिटी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज से बचने के लिए बेल्जियम में जो है पावर को शेयर करना शुरू किया गया, पावर डिवाइड करनी शुरू की गई। और जो पावर डिवाइड जिस तरीके से किए गई है उसके कुछ पॉइंट्स जो है उनको ध्यान से समझ लो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनाई जाएगी तो उसमें डच स्पीकिंग भी होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग भी होंगे, यहाँ पर इक्वल हो गया। ठीक है, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, हर सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप, अगर किसी किसी ग्रुप मतलब लैंग्वेज के ग्रुप्स बने हुए तो उनमें से जो मेजोरिटी मेंबर्स जीत कर आएंगे वो सभी यहाँ पर अटैच होंगे। क्लियर। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के दो हिस्सों में ज्यादातर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। क्लियर है। चलो, ब्रुसेल के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट थी इन विच बोथ द कम्युनिटीज फ्रेंच एंड डच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल में अपनी खुद की गवर्नमेंट थी तो वहां पर फ्रेंच में और डच स्पीकिंग दोनों लोगों की जो थी वो इक्वालिटी थी। क्लियर। चलो आ जाओ। इसके अलावा आ कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट, इसके बाद वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। ठीक है, इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें जो इलेक्शन होता था वो एक लोगों के मतलब एक पर्सन जो है सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप से उनमें से निकल के आते थे। क्लियर। दिस गवर्नमेंट एंगेज विद द कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। और इस गवर्नमेंट का काम ये था कि कल्चरल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करना। क्लियर। This kind of government has prevented a civil strife between the two different linguistic communities। और इन्हीं मॉडल की वजह से ये जो गवर्नमेंट मॉडल था बेल्जियम का, इसी मॉडल की वजह से कहीं ना कहीं बेल्जियम में जो है लड़ाई झगड़े या फिर कहीं सिविल वॉर नहीं हो रहा था दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, अब श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे थी वो समझ लो। चलो आ जाओ जल्दी से। तो देखो, श्रीलंका जो है एक डाइवर्स पॉपुलेशन थी। ठीक है, जिसमें लगभग 74% सिनाला स्पीकर्स थे, 18% तमिल स्पीकर्स थे। अमोंग तमिल्स 13 आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स एंड रेस्ट आर इंडियन तमिल्स। ठीक है, 74% सिनाला बोलते थे, 18% तमिल लैंग्वेज बोलते थे और तमिल में भी 30% श्रीलंकन तमिल्स थे और बचे हुए कौन थे? इंडियन तमिल्स। क्लियर। मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। क्लियर। व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम।
ज्यादातर जो लोग सिनाला लैंग्वेज को बोलते थे वो ज्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, और बचे हुए जो लोग थे वो कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। इसके साथ साथ लगभग 7% क्रिश्चियंस थे जो दोनों ही तमिल और सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेजेस को यूज किया करते थे। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा, श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ओके, in 1956 Sinhala was recognized as the only official language of Sri Lanka, thus degrading Tamil। और 1956 में आगे कहीं ना कहीं सिनाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। जब सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया तो कहीं ना कहीं तमिल वालों को ये लगा कि ये हमारे लिए डिसरेस्पेक्टफुल मूवमेंट है। क्लियर, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिनाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। एंड वहां पर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने कहीं ना कहीं सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपकी एजुकेशन हो, कुछ भी व्हाटएवर, सब में किसको प्रेफर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव रखा कि कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन देंगे किसको, बुद्धिज्म रिलेटेड फ्यूचर, बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन वाज सीन अमंग द श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल जो थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं उन लोगों से क्या करने लगे, अलग शो करना शुरू करने लगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम जो है इस देश के है ही नहीं, हम तो बाहर से आए हुए हैं, हमारे साथ भेदभाव, एलियन वाला टाइप, एलियन होता है ना जैसे कि बाहर अंतरिक्ष से आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग उनके भीतर डेवलप होनी शुरू हो गई थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करना शुरू की, स्ट्रगल्स करने शुरू किए, जहां उनका मेन मोटिव था कि हम कहीं ना कहीं तमिल को क्या करें, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करवा सके। ठीक है, इसके साथ साथ हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहां पर, एजुकेशन और जॉब्स में, जहां पर ज्यादातर प्रेफरेंस किसको था, सिन्हाला को था, सिन्हाला स्पीकर्स को था, वहां पर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाए। क्लियर, दिस वॉज डिनाइड बाय द सिन्हाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट। और जो वहां पर सिन्हाला गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इस चीज को मना कर दिया, नहीं भैया हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा किया तो 1980s में क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब जब वहां पर सिनाला लोगों ने जब मना कर दिया, सिनाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने जब मना कर दिया, तो इसके बाद क्या हुआ कि 1980s में जाकर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने मेन मोटिव ही यही रखा कि हमें ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट जो है श्रीलंका का, वहां पर इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए, मतलब हम वहां पर रहेंगे, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, हमें तुमसे लेना देना नहीं है। ठीक है, इस चीज की वजह से जो अब ये डिफरेंसेस होने शुरू हो गए सिनाला और श्रीलंकन के बीच में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बेटा वो क्या बन गया, एक सिविल वॉर बन गया। ठीक है, जहां दो देश के, मतलब एक देश के दो कम्युनिटीज आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। इन श्रीलंका द आइडिया ऑफ मेजोरिटेरिज्म क्लम्बल्ड द कंट्री इन अ सिविल वॉर, और मेजोरिटी में जो है उसको ज्यादा फेवर करना, ठीक है, ये आइडिया जो था इसने कहीं ना कहीं देश में सिविल वॉर चालू कर दिया था, कहां पर, श्रीलंका में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पॉइंट नेक्स्ट आता है आपका, फटाफट से देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि ये जो है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड बिगिन अबाउट स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग जो है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई होने से बच जाती है। दो ग्रुप्स के, सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां नहीं होती, और कहीं ना कहीं जो है ये स्टेबिलिटी लेके आता है, स्थिरता लेके आता है कि अगर किसी चीज के पीछे लड़ाई हो भी रही है तो हम उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट। पावर शेयरिंग इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज एन एसेंशियल फैक्टर। पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में करना पड़ेगा, और जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। ये तीन चीजें जब आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप पावर शेयरिंग जो है वो बेहतर ढंग से अपने देश में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हैं तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नंबर 1 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
ठीक है। सबसे पहले जो है पावर शेयर की जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। ठीक है, ये जो है ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर ध्यान देते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर ध्यान देते हैं, और जो जुडिशियरी है वो इन दोनों के ऊपर ध्यान देती है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ वेरियस ऑफ पावर वेरियस ऑर्गन्स। और इसका जो ये जब एक दूसरे के ऊपर नजर बना के रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ये होता है कि ये जो है पावर को बैलेंस करके रखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अगर आपके पास कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, तो आप लिख सकते हो कि डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन विच एवरी ऑर्गन शुड वॉच एन आई ऑन ईच अदर। एवरी ऑर्गन जो है वो एक दूसरे पर नजर बना के भी रखेगा। ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इज अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू डिफरेंट पावर्स। यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग ऑर्गन्स है या फिर कहिए ये सारे ऑर्गन्स जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर नजर बना के रखेंगे। और दे यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। मतलब ये तीनों का लेवल सेम है पर इनके पास पावर्स अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो देखिए वो है आपका मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स exercise power but at the same time they are responsible to the parliament, important or stoic, and although the judges are appointed by the executive they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। ठीक है, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किस चीज के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि आपने जो भी डिस्कस किया आप वहां डिस्कस करो, आप बातें करो, वहां पर शेयर करो अपने थॉट्स को, आप क्या करने वाले हो उनको सबको बताओ। आप एकदम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि चुपचाप सारी चीजें अप्लाई कर दी। ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी आपके साथ सहयोग में रहेंगे लेजिस्लेचर के साथ। इसके अलावा जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के बाद मेन पॉइंट ये है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का कारण ही ये है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर नजर बना के रखे, कहीं ना कहीं वो क्या है कि मिसयूज ऑफ पावर ना कर सके। क्लियर। Power can be shared among governments at different level, a general government or the entire country government at the provincial or regional level. Such a government is called federal government. This is a vertical division of power, as the central government delegates its power to the state government and they in turn delegate it to the small government and institutions. यहाँ मैं इसको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से है कि पहले आपकी कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फिर होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, फिर होगी आपकी लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है हर स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो अपनी पावर खुद इनहेरिट करते हैं, मतलब वो फ्री है, एक दूसरे से टाई अप मतलब बंधे हुए नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही वो करे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पूछे। अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है, वो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर। Power may also be shared among different social groups such as the religious, linguistic groups। कई बार पावर जो है वो कई सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में भी क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए रिलीजियस ग्रुप है कुछ, या फिर कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लैंग्वेज बेसिस पर कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। और कई सारे कंट्रीज में, हालांकि हमारे कंट्रीज में भी क्या किया गया है, वुमेन्स को या फिर वीक सेक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में ऐड करने के लिए उन्हें क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं वो उसमें ऐड हो सके, पार्टिसिपेट कर सके और ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले सके और बाकी लोगों को मोटिवेट भी कर सके। ठीक है, दैट्स ऑल्सो द पॉइंट। लास्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है कई बार हमें पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में भी देखने के लिए मिल जाती है, कई सारे सोशल ग्रुप्स में भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा जो लोग पावर में है उनका इन्फ्लुएंस भी है, वो भी सारी चीजें पावर शेयरिंग के अंडर आ जाती है। दिस वे द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। कई बार पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी और सोशल ग्रुप्स के बीच में भी है। ये पॉइंट्स और यहाँ पर ऊपर बताया था, दोनों पॉइंट्स से मैच करेंगे। When two or more parties forms an alliance to contest election, this kind of power sharing can be direct. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power। ठीक है, कहीं ना कहीं जब
कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग जो है वो सबसे पहले अपने आप में ही कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में। इसके बाद जो पावर शेयरिंग है वो सेंट्रल स्टेट और उसके हिसाब से डिवाइड हो जाती है, लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से। इसके अलावा मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हिसाब से भी पावर डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? तो चलो ये था हमारी आज की वीडियो का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, इसमें कोई ज्यादा हमने बड़ी चीजें नहीं समझी थी, ये बिल्कुल बेसिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स रहेंगे, उनमें हम इससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है आने की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, शॉर्ट वीडियो था, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सी यू।